हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छा, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 3। हम लेक्चर नंबर 2 में आपको जो है ना बता रहे थे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। आज हम जो लोग जो है ना उसी को आगे करने वाले हैं। तो अगर आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर के देखिए, तब जो है ना आप लेक्चर नंबर 3 आपको समझ में आएगा। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, तो हम आज आपको बताने वाले हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये आप जो है ना क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जो है ना लिखिए ग्लांस क्लासेस बाय प्रभास पांडे या वेक्टर बाय प्रभास पांडे। नहीं तो ग्लांस क्लासेस का जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जो है ना वेक्टर का पूरा वीडियो मिलेगा। आप वहां देखिए और फिर जो है ना तो हम लोग यहां आकर के स्टार्ट करेंगे। अगर आप वो नहीं देखते हैं फिर भी जो है ना आपको समझ में आएगा, लेकिन हम आपको जो है ना एडवाइस करेंगे कि आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए मेरा, तब जो है ना आपको अच्छा से समझ में आएगा कि वेक्टर और फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, हम लोग जो कूलम्स लॉ में पढ़ रहे थे वो क्या देख रहे थे कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। ये कूलम्स हमको बता चुका है ना कि जब भी आप दो चार्ज को उठा के रखिए तो अगर वो सिमिलर नेचर का है तो क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अगर वो अपोजिट नेचर का है तो क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। और आपको पता है कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए जो है ना फोर्स का हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। और किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मान लीजिए एक कोई वेक्टर है ना, हम ऐसा बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक कोई वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे कि ए के मैग्नीट्यूड में इसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी वेक्टर को हमको अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि वेक्टर बराबर क्या होगा, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है इकाई सदिश, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश, और इसका ये होता है इकाई सदिश। तो इकाई सदिश का काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना है, दिशा। क्योंकि वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो देखिए, तो हम लोग क्या कूलम्स लॉ में क्या देखे थे कि अगर यहां कोई चार्ज है, हम लोग इसको Q1 बोल रहे हैं, और ये यहां से R डिस्टेंस पर Q2 कोई चार्ज है, तो इस दोनों के बीच में अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर का है, हम बोल रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों चार्ज क्या है, सेम नेचर का है, तो क्या करेगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ऐसे करके। ये इसको रिपेल करेगा। मतलब क्या है कि F1 पे 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स ये है ना कि इस एक चार्ज पे दो चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, यही है ना। सिमिलर ये, तो अगर ये इसको रिपेल करेगा तो ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। तो ये कैसे करेगा, तो इस 2 पे 1 के द्वारा लगने वाला फोर्स। बात समझ में आ रही है? चलिए, इतना बात क्लियर है। तो F का हम लोग फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, देखिए, तो F हम किसी एक का लिख रहे हैं, F12 कि इस 1 पे 2 के द्वारा कितना फोर्स लगेगा। और पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। मतलब ई जितना से इसको खींचेगा या धकेलेगा उतने से ई भी उसको धकेलेगा। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का देखिए तो डायरेक्शन अपोजिट है कि ये अगर उधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, मतलब दोनों का मुंह क्या हो गया, उल्टा हो गया, दोनों का मुंह एक दूसरे के उल्टा है। और हम लिखे भी थे कि F12 जो है, देखिए तो F12 ये बराबर होगा किसके, तो माइनस ऑफ F21 के, नहीं क्या बात आ रही समझ में। तो इसका मैग्नीट्यूड, तो F12 और मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे करके लिखते हैं किसी भी सदिश का। हम आपको फिर से बोल रहे हैं, आप जो है ना मेरा वेक्टर का लेक्चर देखिए, आपको जो है ना बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, तो F21
जो नेगेटिव है और इसका मैग्नीट्यूड। बात आई समझ में? तो चलिए हम एफ, तो किसी एक फोर्स को उठाते हैं कि F12, देखिए तो F12 कूलम तो आपको क्या बताए थे कि भाई यहां जो F21 होगा ना, इसका जो मैग्नीट्यूड, हम अभी डायरेक्शन की नहीं बात कर रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। हम R को वेक्टर लिख रहे हैं। R क्या है? वेक्टर है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, अब बोलिएगा सर आप तो डिस्टेंस, हम डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि अगर डिस्टेंस में आप एक डायरेक्शन दे दो, आपको इधर ही जाना है अलोंग द सेंटर, तो ये वेक्टर की तरह काम करने लगेगा ना, क्योंकि आप डिस्टेंस में डायरेक्शन दे दिए हैं कि आपको इधर ही जाना है। तो अब हम लोग लिख रहे हैं इस R का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर। इतना बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही समझ में, हमको ये बताइए। हम इसके पोजीशन वेक्टर को R1 बोल रहे हैं और इसके पोजीशन वेक्टर को R2 बोल रहे हैं। आप मेरा वेक्टर का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है, पूरा दिसंबर खाली पड़ा है ना। जनवरी से फिर से हम लोग जो है ना न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। जनवरी से जो है हम फिर से आपको ये इसलिए बोल रहे हैं कि वेक्टर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिक्स में हम सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ते हैं। तो आप एटलीस्ट और सारा लेक्चर देखिए 11 का या नहीं देखिए, कम से कम वेक्टर पे आपका जो है ना कमांड होना चाहिए। तो वेक्टर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डाल देंगे, अगर आप बोलिएगा नहीं तो मेरा चैनल का प्लेलिस्ट है ना, आप उसमें जाइए, देखिए वहां आपको लिंक मिलेगा वेक्टर का, और सारा वीडियो एक जगह आपको मिलेगा। तो आप जो है ना उससे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए ये लिख सकते हैं। अब देखिए तो हम बोल रहे हैं कि भाई इस वेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। देखिए तो कैसे लिखेंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर तो कैसे हम लिखेंगे, R2 फाइनल माइनस इनिशियल। हम लोग यही करते हैं ना कि जो हम लोग जो दो वेक्टर को अगर लिखना हो, एक यहां R1 हो और दूसरा यहां R2 हो, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो R2 माइनस R1, मतलब जो अंतिम में होता है उससे जो है ना हम लोग पहले वाला घटा देते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं इस पर, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ये ना, तो हम लोग लिख रहे हैं ऐसे R1 माइनस R2, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इस पर इसके द्वारा लगने वाला फोर्स, तो ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। तो R2 माइनस R1, और इस पे हम लगा दे रहे हैं कैप, मतलब क्या हो गया कि इधर का ये डायरेक्शन बताएगा R2 माइनस R1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? चलिए देखिए तो F21, अब हम लोग इसको वेक्टर लिख सकते हैं। तो देखिए तो ये अब वेक्टर हो गया बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग, तो K इंटू Q1 Q2 बटा, अच्छा ऐसा लिखे यूनिट वेक्टर बराबर जो है, यूनिट वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर हम लोग इस यूनिट, देखिए तो यहां से हम अगर कोई यूनिट वेक्टर निकालना हमको क्या लिखेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। देख रहे हैं ना, तो इसको भी हम बदल रहे हैं। देखिए तो यहां हम लोग इस मैग्नीट्यूड को अब लिखे हम लोग ऐसे, देखिए तो R1 माइनस R2 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड इंटू यहां हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 ये स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही, ये बताइए। वेक्टर जो है ना आप एक बार देखिए जरूर, हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि वेक्टर जो है ना आपको देखना है। चलिए इसी को हम लोग वेक्टर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए तो अब यहां हम लोग लिख रहे हैं ऐसे F12 ना, F12 इस 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स हम लोग ऐसे लगे, इस Q1 पर इस Q2 के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, तो F12 बराबर क्या लिखेगा हम लोग, देखिए तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ऐसा लिखो। देखिए तो R2 R1 माइनस R2, ये देखो तो यहां स्क्वायर और ये गुना, अगर बेस समान हो तो क्या, तो पावर जुट जाता है ना, तो ये क्यू हो जाएगा इनटू, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, इसको R1 माइनस R2 वेक्टर,
ये है क्या, तो कूलम्ब्स लॉ का सदिश रूप। हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो कूलम्ब के नियम का, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। ये बात आपको समझ में आई। और यही जो है ना वेक्टर फॉर्म है इसका, कि फोर्स में देखिए तो वेक्टर भी आ गया है। ये बात क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर है, ये बताइए। मिटा दें इसको। देखिए बुक सब में जो है ना ऐसे करके R12 या R21 लिखा हुआ है, इसे कंफ्यूज करिएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है वो सब सारा टर्म हटा दिए, R1 माइनस R2 लिखिए डायरेक्ट। ये बात आपको क्लियर है, मिटा दें। चले मिटाते हैं। देखो तो हम लोग जो है ना, जो सेकेंड वाला, इसके पहले वाला जो लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर कूलम्ब्स लॉ 1 में हम लोग क्या देखे थे, तो मास और चार्ज, मतलब द्रव्यमान और आवेश के बीच में डिफरेंस देखे थे ना। तो देखिए तो एक बात हम यहां भी वही बोल रहे कि यहां जो है ना, जब यहां पे कोई Q1 और यहां कोई Q2, ठीक है, दोनों चार्ज है ना, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग मास भी देखें ना, अगर हम यहां ऐसा रखें कि यहां पे M1 रखें और यहां पे M2 रखें, ठीक है, तो इस पर भी तो फोर्स लगेगा ना। ये M भी आप लोग जो है ना ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण में पढ़े होंगे ऐसा कि एक मास दूसरे मास को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहे हैं, तब मास के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे क्या, विद्युत बल। और ये क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है ना हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ताकि इसको कंपेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल मतलब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में जो है ना तुलना करें। क्या क्या देखिए, तो यहां आप क्या फॉर्मूला लिखे थे, F बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स का, F बराबर हम लोग लिखे थे क्या, तो K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, FG इसको हम बोल रहे हैं, ये क्या होता है, तो G इंटू Q1 Q2 बटा Q1 Q2 लिखा। देखिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, M1 M2 बटा R स्क्वायर। देखिए इस दोनों में आपको जो है ना, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना आवश्यक है, आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो तो इस दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों में समानता क्या है। सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज बोल रहे कि दोनों के बीच में जो है समानता क्या है। तो देखिए तो पहला बात, यहां भी नीचे में R स्क्वायर, यहां भी नीचे में R स्क्वायर। मतलब क्या है कि दोनों जो है ना, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कि बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। बात आ रही समझ में? दोनों क्या करता है, क्या देखिए दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर का दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब आपको बताए थे, अगर इसमें भी दिक्कत है तो आप मेरा जो है ना ग्राफ का वीडियो देखिए, आप जो है ना मेरा ग्राफ का वीडियो देखिए, आपको जो है ना ये पूरा समझ में आएगा अच्छा से। दोनों क्या कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच का जो स्क्वायर दूरी है, उसके बीच के दोनों के बीच में जो दूरी है उसके बीच के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही हम बोलना चाह रहे हैं ना
कि भाई चाहे वो चार्ज के बीच में हो चाहे मास के बीच में हो। बात आ रही समझना? और क्या है, तो भाई दोनों बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस। एक चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दूसरा चार्जेस एंड मासेस। तो एगो जो है ना, दोनों चार्ज को गुना कीजिए तो उसके प्रोडक्ट का जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सीधा समानुपाती है। दोनों आवेश का जो है ना जो परिमाण है उसको गुना कीजिए, उसका सीधा समानुपाती है। इन दोनों मास के गुणनफल का सीधा समानुपाती है। इतना बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? तीसरा पॉइंट क्या है कि दोनों फोर्स जो है ना वो सेंट्रल फोर्स है। हम आपको जो है ना पिछले वीडियो में बताए थे कि ये दोनों फोर्स किधर काम करता है, तो इस दोनों चार्ज के मिलाने वाली रेखा के सेंटर के अलोंग ऐसे फोर्स काम कर रहा था। ये फोर्स ऐसे कभी नहीं काम करेगा, यहां फोर्स नहीं लगता है। तो दोनों क्या है, तो यहां मास भी ऐसे ही लगेगा कि मास जो है वो भी दोनों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी दोनों मास जिस लाइन पे है उस लाइन के सेंटर को मिलाते हुए एक आप रेखा ड्रॉ कीजिए, उसी के अलोंग जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो बोथ आर क्या लिख सकते हैं कि बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। मतलब दोनों का दोनों क्या है, सेंट्रल फोर्स है कि भाई वो जो है ना किधर काम कर रहा है, तो दोनों का सेंटर को मिलाने वाले जो रेखा है ना उसी के अलोंग काम कर रहा है। इतना बात क्लियर है कि नहीं है? एक पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं कि दोनों क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बोथ आर, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों का दोनों फोर्स क्या है, वो कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं, तो भाई ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया हुआ काम जो है ना रास्ता पर डिपेंड करता है। कि हम बोले कि आप एगो चार्ज को यहां से उठाइए, यहां लेके आइए, फिर यहां जाइए, यहां लेके आइए, यहां जाइए, यहां लेके आइए, तो यहां से यहां तक आने में जो काम किया होगा ना ये फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये रास्ता पर नहीं निर्भर किया होगा, ये डायरेक्ट ऐसे करके आ गया होगा। बात आ रही समझ में कि एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया हुआ काम पाथ पे नहीं डिपेंड करे ना, पाथ से इंडिपेंडेंट हो, उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। बात आ रही समझ में? आई होप आपको कंजर्वेटिव फोर्स क्लियर हुआ होगा। तो ये दोनों का नेचर क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स जैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रिक फोर्स का। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है कि दोनों भाई कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों फोर्स वैक्यूम में ऑपरेट हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं, बोथ फोर्सेस आर ऑपरेट्स इन वैक्यूम। मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्ज को उठा करके आप वैक्यूम में रख दीजिए, वहां भी फोर्स लगेगा। ये दोनों मास को उठा करके वैक्यूम में रख दीजिए, वहां भी फोर्स लगेगा। देखिए तो जो सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो सोलर सिस्टम में सन और अर्थ के बीच में फोर्स लग रहा है, दोनों की जो वैक्यूम है ना, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। उसी तरह दोनों आवेश को उठा करके वैक्यूम में रख दीजिए तब भी फोर्स लगेगा। मतलब मीडियम हो या नहीं हो, ये दोनों जो है काम करेगा ही करेगा। इतना बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? चलिए अब इस दोनों में ना डिसिमिलरिटीज क्या है, और समानता क्या है देखिए। तो दोनों में जो है मिटा दें इसको, चलिए डिसिमिलरिटीज देख लीजिए भाई दोनों में, और समानता क्या है। दोनों फोर्स वैक्यूम में, इसको भी वैक्यूम में उठा के रखिए, वहां फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दोनों मास को उठा के वैक्यूम में रखिए, फोर्स लगेगा। बात क्लियर है? दोनों फोर्स वैक्यूम में काम करता है। भाई डिसिमिलरिटीज क्या है देखिए। तो डिसिमिलरिटीज मतलब क्या है, इसका मतलब होता है समानता। इसका मतलब क्या होता है, समानता होता है।
DISS है, ठीक है, DISS। इसका मतलब होता है असमानता। भाई दोनों में क्या क्या समानता नहीं है? तो देखिए, तो हम यहां क्या बोले थे कि इफ ई वाला चार्ज इसको खींचेगा अपनी ओर, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव भी होगा ना, ये इसको अपने से दूर भी फेंकेगा कि भाई तुम दोनों दूर जाओ। मतलब क्या है कि इसका नेचर, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर है, इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर जो है ना, वो अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी है। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी, मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये रिपल्सिव नहीं है। मतलब ये मास इस मास को अपनी ओर आकर्षित ही करेगा, प्रतिकर्षित कभी ना करेगा। जबकि ये वो चार्ज दूसरे चार्ज को आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। इसका हिंदी हम बोल रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? दूसरा हम पॉइंट क्या हो रहे देखिए तो, कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, while gravitational force does not. क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा। इसका क्या मतलब है कि अभी दोनों चार्ज को आप वैक्यूम में रखे थे ना, तो जितना फोर्स लगेगा, अभी दोनों चार्ज को उठा करके पानी में डुबा दीजिए तो भाई बल बदल जाएगा। बल या तो कम होगा या बेसी होगा। अब क्या होगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं, ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं है। आप अभी दूगो मास को ऐसे करके यहां लटकाइए, या उसको उठा करके पानी में डुबा दीजिए या तेल में डुबा दीजिए, कहां जाए भी रखना रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी ना बदलेगा। वो बेचारा जो है एक के जैसा रहेगा। ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम के नेचर पे, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं करता है। तीसरा पॉइंट हम डिसिमिलरिटीज में लिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखिए तो क्या लिख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, वो स्ट्रॉन्गर होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या आप बोल रहे हैं कि जो विद्युत बल है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में मजबूत है, वो ज्यादा जोर से तुमको खींचेगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स बेचारा बहुत पतला है, कम है। समझ रहे हो ना? इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखता है ना, ऐसे करके एक बार बाल में, मेरा बाल नहीं मुड़वा लिए, ठीक, कोई बात नहीं, देखो तो मेरा बाल में, आप हमने बाल में जो है ना, हम बाल जो है ना मुड़वा लिए। अच्छे लग रहे हैं कि नहीं बताइए हमको? मेरा बाल का ठीक लग रहा है आप लोगों को? नहीं तो अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट करके हाँ बोलिएगा, समझ ना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। देखिए भाई, हम क्या बोला, बाल में अपना कंघी कीजिए ऐसे करके। देखिए तो वो क्या करता है, छोटा सा अट्रैक्ट कर लेता है ना। मतलब देखिए, हल्का सा आप रगड़े और वहां इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, वो चाहो तुरंत से खींच लिया। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। इतना बात क्लियर है? तो इतना जो है ना, ये जो है ना, कंपेयर हम लोग कर दिए किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए कूलम्ब्स लॉ को हम लोग लिमिटेशन देखते हैं और फिर जो है ना हम लोग सवाल करना स्टार्ट करते हैं इस पे। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, इतना आप नोट कर लिया ना, इतना जो है जल्दी से इसको नोट कीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे आप कॉपी कलम लेके तो बैठ ही गए होंगे।
कॉपी कलम लेके बैठ के जो है ना मेरा हर एक एक पॉइंट जो बोल रहा है उसको जो है ना कॉपी में लिखिए, अपना नोट्स खुद से बनाइए, आलसी मत बनिए, ठीक है। हम जो पढ़ा रहे हैं नोट्स बनाइए, आपका जो है सारा कवर हो जाएगा। हम IIT का, नीट का, जेईई जो भी है ना सारे एग्जाम का जो है ना हम आपका प्रिपरेशन करवाएंगे। बोर्ड का तो हो ही जाएगा। बोर्ड के लिए आप जो है ना मेरा एक एक पॉइंट, सब चीज के लिए जो हम थ्योरी बता रहे हैं वो आपको एक एक पॉइंट आना चाहिए बहुत बढ़िया तरीका से। चलिए इसका लिमिटेशन क्या है, ऐसा नहीं कि जो कूलम्स लॉ हम लोग सगरे लगा देंगे, ऐसा नहीं है ना। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि सर आप जो है ना कूलम्स लॉ कहां लगा सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स। कूलम्स लॉ का क्या लिमिटेशन है कि कूलम्स लॉ का जो है लिमिटेशन क्या है, ठीक है। पहला बात क्या है कि दोनों जो है ना पॉइंट चार्ज होना चाहिए। सबसे पहली बात कि दोनों चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज जो है ना वो रेस्ट में होना चाहिए। हम शुरू दिन आपको होता है ना कि अगर चार्ज मोशन में है तभी कूलम्स लॉ आप ना लगा सकते हैं, F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये तभी लगा सकते हैं जब दोनों चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। ऐसा हो सकता है कि एक चार्ज रेस्ट में और एक चार्ज मोशन में हो, तो कभी कभार हम लोग लगा सकते हैं इसमें। लेकिन यहां जो हम लोग सवाल करेंगे उसमें दोनों का दोनों चार्ज किसमें होगा, तो रेस्ट में होगा। मतलब क्या है कि आवेश को विराम में रहना है। पहला पॉइंट, आवेश को विराम में रहना जरूरी है कि आवेश हमेशा विराम में हो। दूसरा क्या होगा कि जो है चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस। ऐसा ना बड़का बड़का चार्ज हो, समझ रहे ना कि एक इतना को गोला लिए और एक इतना को ये सटा के रख दिए, ये कहीं पॉइंट चार्ज नहीं होगा। इस पे आप ऐसा करके आवेश डाल देंगे ना, इस पे आप चार्ज डालने ऐसे करें। यहां हम कूलम्स लॉ नहीं लगाएंगे। हम आपको समझाए थे कंसेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज, आप जो है ना बढ़िया से उसको समझिए कि पॉइंट चार्ज का क्या कंसेप्ट है। तो चार्ज कैसा होना चाहिए, तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। और क्या है कि सेपरेशन जो है ना थोड़ा अच्छा होना चाहिए। सेपरेशन दोनों के बीच में जो है सेपरेशन 10⁻⁻15 मीटर से बेसी होना चाहिए। हम ऐसा काहे बोल रहे हैं, देखिए तो कि अगर सेपरेशन इससे बेसी नहीं होगा तो न्यूक्लियर फोर्स जो है ना हैवी हो जाएगा इस पर। अगर जो है दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन इससे बेसी नहीं रहा 10⁻⁵15 से, तो क्या होगा, इस पर न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो तुम्हारा डोमिनेट कर जाएगा। जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर होता है जो न्यूक्लियस लगाता है, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। मतलब क्या है कि जो नाभिकीय बल होगा वो जो है विद्युत बल पे हावी हो जाएगा, तो ये वाला नियम टूट जाएगा ना। बात आई समझ में। तो हम लोग जो है वहां, तो ये सब लिमिटेशन है इसका, सेपरेशन इससे बेसी होना चाहिए, डोमिनेट्स इलेक्ट्रिक फोर्स। कि अगर सेपरेशन इससे कम हुआ, अगर सेपरेशन जो है सेपरेशन अगर लेस देन हुआ, सेपरेशन लेस देन 10⁻⁻15 मीटर से, तो न्यूक्लियर फोर्स सॉरी डोमिनेट कर जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा किसको, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इतना आप कंसेप्ट बढ़िया से सब माइंड में बिठाइए और अब जो है ना हम लोग सवाल करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। हमको अगर कुछ इंप्रूव करने का जरूरत है, अगर आपको लगता है कि हमें जो है ना सर ऐसा कीजिए, इससे जो है ना और ज्यादा बेटर मतलब कि आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप जो आपका जो है ना सजेशन आप हमें भेज सकते हैं। कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। फालतू सजेशन नहीं भेजना है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि सर हम जो कर रहे हैं उसी को रिपीट कर करके बोल रहे हैं। इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए कि सर आपके लिए जो है ना ये वीडियो जो बना रहे हैं उसमें ऐसा इम्प्रोवाइजेशन कीजिए, तो जो है ना आपका वीडियो बढ़िया होगा। तो ये सब आप हमको जो है ना भेज सकते हैं। तो चलिए इस सबको मिटाएं। तो कूलम्स लॉ हम लोग यहां करेंगे स्टॉप, और इस पे जो है ना हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे कि कूलम्स लॉ का सवाल देखिए आप। चलिए देखिए हम सवाल लिख रहे हैं। बोल रहा है क्या, देखिए तो सवाल
ए बॉल, ऐसा हम लिख रहे हैं, देखिए यहां सवाल लिख रहे हैं, सवाल जो है ना जल्दी से लिख देते हैं। ए बॉल, ए फ्री बॉल, ऐसा लिख रहे हैं, ए फ्री बॉल ए of 8 gram carries a positive charge, carries a positive charge, carries a positive charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. What must be the nature of, what must be the nature of, what must be the nature of, nature, what must be the nature and magnitude, magnitude of, magnitude of charge that should be given to a second ball, to a second ball be fixed 5 centimeter below the former ball, that the upper ball will be stationary. देखिए तो क्या लिखा हुआ, क्या सवाल आपसे बनेगा एक बार देखिए तो। बोल रहा है कि हम समझा रहे हैं आपको सवाल, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसके लिए समझा रहे हैं कि एक बॉल है, फ्री बॉल है, क्या रहने दीजिए इसको, एक बॉल ए है जिसका द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो 8 ग्राम दिया हुआ है, और उस पर कितना चार्ज है, तो 5 गुना 10 के पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज है। बोल रहा है कि उससे 5 सेंटीमीटर नीचे, हम देखिए वो फिगर बना रहे हैं इसका, कि यहां पे कोई ए बॉल है, ये कोई बॉल है, इस पर आपका जो है चार्ज क्यू दिया हुआ है कितना, तो 5 into 10 to the power minus 8 कूलम। बोले इससे 5 सेंटीमीटर नीचे वो बॉल भी है, यहां कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर नीचे वो बॉल है। बोल रहा है इस बॉल पर, इसका मास भी दिया हुआ है, इसका मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है 8 ग्राम। बोल रहा है कि इस पर, यहां ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पर हम कौन सा चार्ज दें। देखिए जब आप देखिए एगो चार्ज को दूसरे चार्ज के नजदीक लाइएगा तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ना, तो ये नीचे ना गिरे भाई, इसका 8 ग्राम है ना, बोला इस पर जो है कितना हम चार्ज दें और उसका चार्ज का नेचर कैसा हो, ताकि ई बॉल यही इस तरह लटकल रह जाए, नीचे नहीं गिरे। ये बॉल यहां से, इसके जो यहां जो इफेक्ट है, इस पर जो चार्ज दीजिएगा इसके कारण, तो देखिए तो अच्छा बताइए, यहां अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ई बॉल को, ये बॉल नीचे आना चाहेगा ना, इसका अपना जो वेट है, इसके कारण क्या फोर्स किधर लगेगा, mg नीचे की तरफ। जो आपका वेट है, जो आपका द्रव्यमान, इस कारण आप क्या हमेशा धरती को नीचे दबाते हैं, नहीं दबाते हैं, तो आपका जो वेट है वो हमेशा धरती की ओर काम करता है। तो भाई बॉल का भी तो वेट धरती की ओर काम करेगा, तो बॉल नीचे गिरना चाहेगा ना, तो ये नीचे न गिरे, इसके कारण हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ना फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि जो है ये बेचारा ये रुका रहे। जितना ये mg नीचे की ओर आ रहा है, उतने अगर हम जो है ना ऐसे करके ऊपर खींच दें, आपको जो है ना, अगर आप बैठे हुए हैं, एक आदमी यार आपका हाथ पकड़ के ऐसे खींचा, आप उधर चल जाइएगा, लेकिन ऐसा हो कि एक आदमी आपको इधर खींच रहा है, दूसरा आदमी उतना ही बल से आपको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगे, आपके दोनों हाथ पकड़ करके, इमेजिन कीजिए, तो आप वहीं मुकर रह जाइएगा ना। तो वही हम बोल रहे हैं कि अच्छा ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये तो इसको नीचे कर रहा है, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, मान लीजिए इस पर आपको जो है ना चार्ज Q डाले, ये हम Q1 है, इसको हम Q2 बोल रहे हैं,
तो ये Q2 इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ना, ये Q2 इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। बढ़िया से समझिए इसको, ये Q2 इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दोनों का नेचर सेम है। ये पॉजिटिव हम बोल रहे हैं, इसको भी आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एक तो आंसर दे दिया ना कि नेचर क्या होना चाहिए चार्ज का, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ना, और वो रिपल्सिव फोर्स बराबर होना चाहिए किसके, तो m के, नहीं क्या, तो F जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, m इंटू जी के। और F तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला बल। तो आपको पता है कूलम जैसा बताया हम लोगों को कि भाई K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, m इंटू जी के, नहीं क्या। तभी ना ये दोनों बराबर होगा, तभी तो यहाँ रुकल रहेगा ना, किस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बेचारा ये रुकल रहेगा। अब K का मान आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 गुना Q1 का भी मान आपको पता है, गुना बोल रहे हो तो अच्छी बात है, हिंदी एकदम बोल रहे। 5 इंटू 10 पावर माइनस 8, हमको Q2 का वैल्यू चाहिए, नहीं पता है भाई, तो सबको आपको ऐसा यूनिट में पुट करना है। तो ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसको मीटर में बोल लेते हैं। तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। आप 100 से भाग दीजिएगा ना, सेंटीमीटर को मीटर में हम लोग कैसे बदलते हैं, तो 100 से भाग दे करके। तो यहां देखिए, तो 100 से भाग दे दिए ना, ये ऐसे लिखवाएंगे ना 5 बटा 100, इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 का मतलब क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर 2, नहीं तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का, ये ऊपर चल जाता है। बात समझ में आ रही है आपको। और इसका क्या होगा, स्क्वायर बराबर। अब देखिए मास किसमें दिया हुआ है, ग्राम में ना, तो इसको केजी में बदलना पड़ेगा। तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये केजी हो जाएगा। नहीं, 1000 से आप भाग दीजिएगा, ग्राम में हम लोग क्या करते हैं, ग्राम को केजी में बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। और जी का मान आप 10 ले लीजिए, जी कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। हम ये बोल रहे हैं कि जी का वैल्यू आप कितना लीजिए, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना बात आ रही समझ में। अगर आप इतना सब कुछ करिएगा ना, तो सब काट छांट के गुना भाग करने के बाद इस Q2 का मान, इस Q2 का मान कितना आ जाएगा, देखिए तो 4.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा ना, 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। और किस तरह का चार्ज आप लिए हैं, तो यहां लिखिए है पॉजिटिव चार्ज, आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा कि 4.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आपको लेना पड़ेगा। इतना चार्ज अगर आप इस पर डालिएगा तो इसको संभाल लेगा भाई, संभाल लेगा ना, बोलेगा नीचे नहीं गिरने देंगे तुमको, संभाल लेगा। इतना बात क्लियर है आपको या नहीं, हमको ये बताइए। बात आ रही समझ में, मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं। देखिए तो दूसरा सवाल करवा रहा हूं। चलिए हम ऐसे देख रहे हैं। देखिए तो इस तरह का सवाल जो है ना आपसे पूछता है, ये सवाल हम बहुत सारा करवाएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। अगर आज नहीं हो पाएगा तो हम लोग अगले वीडियो में भी सवाल करेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हो। हम क्या बोल, देखिए तो यहां लिखा हुआ है कि दो गो आइडेंटिकल चार्ज है, टू आइडेंटिकल चार्जेस Q बड़की Q इच, दोनों बराबर है भाई, इच आर केप्ट एट आर फ्रॉम इच अदर। कहीं नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। टू आइडेंटिकल चार्जेस Q आर केप्ट एट आर फ्रॉम इच अदर। A third charge Q
is placed on the line joining the above two charges, joining the above two charges such that all charges are in equilibrium. What is the magnitude sign and position of charges Q? देखिए तो क्या आपसे ये हो जाएगा? देखिए तो करके हम क्या बोल रहे हैं कि दो चार्ज जो है ना Q और Q रखा हुआ है, समझ रहे हैं? इसके बीच में, अच्छा इक्विलिब्रियम मतलब समझ रहे हैं ना, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। मतलब जब आप पे टोटल फोर्स जीरो हो जाए ना, मतलब आप पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर आप पर नेट फोर्स टोटल फोर्स अगर जीरो हो जाता है, आप वहीं चुपचाप बैठा रहिएगा ना? नहीं बैठा रहिएगा। आप अगर कहीं बैठे हुए हैं, आपको कोई इधर से धकेल रहा है, इधर से धकेल रहा है, और सब धकेल के अगर जीरो हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या बोलिएगा कि हम वहीं बैठे हैं? मतलब दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अगर कहीं ऐसा हो कि आप देखिए तो अभी आपको कोई धक्का दे, आप उधर चले जाइएगा ना, आप चुपचाप से बैठे हुए थे, कोई एक आदमी आया आपको ऐसे करके धक्का दिया, आपका इक्विलिब्रियम ब्रेक कर दिया ना, आप देखे ना एकदम मस्त से बैठे हुए थे मिजाज से अपना, कोई उधर से आया आपको धक्का दे दिया, उधर चले गए ना। इसका मतलब क्या है कि जब आप पे कुछ फोर्स नहीं लग रहा था, इसका मतलब क्या होता है कि जब सब दिशा से लगने वाला फोर्स का सम जो है ना वो जीरो हो जाए, तो आप बोलिएगा कि हम जो है इक्विलिब्रियम में। टोटल फोर्स हम क्या बोल रहे हैं कि एक कोई पिंड है, इस पे ऐसे कोई फोर्स लगा, इधर से ऐसे कोई फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगा, और हम सब फोर्स को जोड़ने के बाद हमको क्या आंसर मिला कि नेट फोर्स जीरो हो गया इस पर। तो बेचारा यही रुकल रह जाएगा ना। तो वही बोल रहा है कि दो गो जो है ना आपके पास चार्ज है, एगो बड़की क्यू और एगो आर बड़के क्यू, इस दोनों के बीच में दूरी कितना है भाई? तो आर है। बोल रहा है एगो थर्ड चार्ज हम कहां रखें? ये वाला क्यू, ताकि दोनों, अभी देखिए तो अगर मान लीजिए दोनों का है चार्जेस, ये चार्ज क्या दोनों का नेचर भी सेम है ना, ये दोनों एक पॉजिटिव चार्ज है, आइडेंटिकल है, टू आइडेंटिकल, मतलब ये अगर पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये अगर नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। बात आई समझ में कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज तो ये भी पॉजिटिव लेना है आपको, आइडेंटिकल मतलब ये होता है ना, ये अगर नेगेटिव तो ये भी आप नेगेटिव ले लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि एगो पॉजिटिव और एगो नेगेटिव, फिर इससे जो है ना दूसरा सवाल हो जाएगा, ये आंसर बदल जाएगा आपका। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, या तो दोनों पॉजिटिव लीजिए या दोनों नेगेटिव लीजिए। तो हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि ये दोनों चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। अच्छा देखिए, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा? इधर से रिपेल करेगा, नहीं करेगा? तो इक्विलिब्रियम में होगा क्या? इसको धक्का देके उधर दूर, इसको धक्का देके उधर दूर, नहीं होगा ना। अच्छा देखिए एक बात, हम क्या करें, अच्छा एक चार्ज को हम यहां रख रहे हैं, देखिए तो हम अभी फिलहाल ये चार्ज यहां रख रहे हैं, यहां एक जो है ना हम पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, देखिए तो देखिए इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे नहीं, और इसके कारण इस पर भी जो फोर्स लगेगा वो ऐसे नहीं। बात समझ में आ रही कि ये दोनों अगर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब भी हम क्या बोल रहे कि अगर दोनों नेगेटिव होता तो फोर्स इधर और इधर, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। देखिए तो बल एक ही दिशा में लगने लगा ना। अच्छा हम अगर यहां इस क्यू को रख दें यहां, तो ई भी पॉजिटिव और ई भी पॉजिटिव, इस पर किधर फोर्स लगाएगा? इधर। अभी भी किधर फोर्स लगाएगा? इधर। मतलब क्या है कि चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा,
चार्ज जो है नहीं इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, ना तो हम यहां रख सकते हैं चार्ज को और ना ही यहां रख सकते हैं। देखिए तो हम कहीं रख रहे हैं भाई। अच्छा, इसके बीच में कहीं रख के देखते हैं कि इसके बीच में हम यहां कोई चार्ज रख रहे हैं, ठीक है, यहां हम कोई चार्ज रख रहे हैं। अच्छा देखिए एक बात, अगर हम यहां इसको रखें तो देखिए तो इसके कारण इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं, और इसके कारण इस पर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में। हम इस फोर्स के कारण यहां पे देख रहे हैं फोर्स कितना होगा, तो इसके कारण इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना इस दिशा में, ये इसको उधर धकेलेगा और ये इधर धकेलेगा। अच्छा देखिए तो यहां भी फोर्स F और यहां भी F। हाँ, ये कंडीशन हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि ये दोनों जो है, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो जीरो कर देगा और ये पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बात आ रही है आपको समझ में कि नहीं आ रही है? कि अगर जो है हम लोग यहां पे ऐसा अगर हम फोर्स लगा दें, इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, इसको हम लोग बी बोल रहे हैं, तो ये वाला फोर्स क्या है यहाँ, और ये इस पॉइंट को हम लोग सी बोल रहे हैं। तो भाई इस सी पर ए के द्वारा लगने वाला फोर्स, इस सी पर ए के द्वारा लिख रहे हैं एफ सी, ऐसा ना, इस सी पर ए के द्वारा उधर फोर्स लगे, इस सी पर बी के द्वारा लगने वाला फोर्स, तो इस सी पर बी के द्वारा लगने वाला फोर्स। बात आ रही समझ में? इसकी दिशा इधर। हाँ ऐसा, अच्छा अगर ऐसा हो जाए कि एफ सी बी ये बराबर हो जाए आपके एफ सी ए के, तब इक्विलिब्रियम में हो जाएगा ना, मतलब इस पर नेट फोर्स ना जीरो हो जाएगा, तो इसको आप इधर ले आइएगा, तो एफ सी बी माइनस एफ सी ए ये बराबर हो जाएगा जीरो। बात समझ में आ रही है? तब ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि इसको यहां से हम x वाला दूरी पर रखे हैं, तो ई कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर r माइनस एक्स ना, क्या इस वाले चार्ज से इसको हम जो है x वाला दूरी पर रखें। बात आ रही समझ में? तो देखिए तो अच्छा, तो फिर क्या होगा, तो आप एफ सी बी हमको बताइए, एफ सी बी कितना होगा, एफ सी बी इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल, तो आप क्या बोलिएगा, के क्यू छोटकी क्यू बटा आर कितना है, तो बोलिएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं क्या बात आ रही है आपको समझ में, कि आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा एफ दूसरा फोर्स हमको बताइए, एफ सी ए मतलब क्या हुआ कि इस पर इसके द्वारा लगने वाला फोर्स था। फिर से कूलम को याद कीजिए, कूलम तो आपको बोले थे के क्यू क्यू बट्टा क्या हो जाएगा, बोलिएगा एक्स स्क्वायर। नहीं क्या बात आ रही समझ में? और ये दोनों क्या होगा, बराबर। इक्विलिब्रियम होने के लिए आप लिखिएगा फॉर इक्विलिब्रियम, ये दोनों फोर्स को बराबर होना पड़ेगा। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है आपको? क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताइए? तो ये दोनों फोर्स को बराबर होना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि एफ सी बी ये बराबर होगा एफ सी ए के, मतलब के क्यू क्यू बटा एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू क्यू बटा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा कटा, ये पूरा कटा, मतलब क्या हुआ देखे तो एक्स स्क्वायर बराबर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ऐसा ना बोलिएगा स्क्वायर स्क्वायर हम लोग काट देते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है मैथ में, ये नियम है। आप क्या लिखिएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायर रूट करने पर, इस दोनों तरफ ऑन स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर, तो इधर भी स्क्वायर रूट करिएगा, इधर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। तो देखिए x को इधर लेना है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, r, तो x बराबर क्या हो जाएगा, r/2। मतलब क्या है कि अगर ये दोनों चार्ज के बीच में एक क्यू चार्ज रखना पड़ेगा, r/2 मतलब पीछे हो गया ना, जिससे क्या होगा, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब देखिए तो अगर हम यहां से इसको हम लोग 4q कर दें और इसको हम लोग q रहने दें, तब देखिए तो जब ये इस पे बेसिक फोर्स लगाएगा ना और ये इस पे कम फोर्स लगाएगा, तो भाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो कम हो जाएगा। हम इस तरह का सवाल आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में फिर से करवाएंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप जो है मेरे साथ बने रहिए और सवाल पूरा बनाइए। हम फिर से आपको बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं
कि मेरा जो है ना बढ़िया हो 11 12, तो आप जो है ना फिजिक्स का पूरा सवाल बनाइए, आपका जो है ना कंसेप्ट। अब देखिए पता है अगर थ्योरी पढ़ने से आपका न्यूमेरिकल कभी क्लियर नहीं होगा, लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ने से आपका न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा। देखिए तो अगर आप अभी ये सवाल बनाने के लिए देखिए आपको कितना चीज जानना पड़ा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कूलम का नियम क्या होता है, ये सारा चीज जानना पड़ा ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे दूसरा सवाल आपको करवाना स्टार्ट करेंगे, और अब जो है ना हम लोग बहुत सारा सवाल करेंगे, सवाल पे सवाल करते जाएंगे, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।